अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम मैस स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। मैस स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट पीक्स आती हैं, तो वन बाय वन तमाम पीक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से रिलेटेड था। उसमें हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की तकरीबन तमाम डिटेल्स को डिस्कस किया था। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है ये है डिफरेंट पीक्स इन अ मैस स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले देखें कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो सैंपल है, ठीक है, वोलेटाइल फॉर्म में, तो उसको आयोनाइज किया जाता है। तो आइंस जो हैं फिर उनको एक्सलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उनकी मैस टू चार्ज रेशो फाइंड की जाती है। ठीक है। तो जो मैस स्पेक्ट्रम है बेसिकली क्या है, वो एक प्लॉट है किसके दरमियान, रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस मैस टू चार्ज रेशो, या हम कहते हैं कि ये रिलेटिव अबंडेंस वर्सेस मैस टू चार्ज रेशो के दरमियान स्पेक्ट्रा जो है, प्लॉट जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस मैस स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिफरेंट पीक्स आती हैं जो कि डिफरेंट फ्रैगमेंट आइंस और मॉलिकुलर आइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वन बाय वन जो है तमाम जो पीक्स है जो कि मैस स्पेक्ट्रम में आती हैं उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो देखें कि टाइप्स ऑफ पीक्स इन मैस स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर आइन पीक, जिसको एम प्लस या फिर पेरेंट आइन पीक भी कहते हैं। ठीक है। अब ये ज़रा देखिएगा, ये जो मॉलिक्यूलर आइन पीक या जिसे पेरेंट आइन पीक कहते हैं, ये कौन सी पीक है? द पीक कॉरिस्पॉन्ड्स टू द इंटैक्ट मॉलिक्यूल विद वन इलेक्ट्रॉन रिमूव। यानी हमारे सैंपल में जो मॉलिक्यूल था, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आइन में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो मॉलिक्यूलर आइन पीक है, पेरेंट आइन पीक है, दरअसल ये उस मॉलिक्यूल, इंटैक्ट मॉलिक्यूल की पीक है विद वन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। ठीक हो गया। अब इसकी जो पोजीशन है, हाईएस्ट मैस टू चार्ज वैल्यू जो है वो इस आइन की होती है, हाईएस्ट मैस टू चार्ज वैल्यू दैट कॉरिस्पॉन्ड टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है। इसकी जो मैस टू चार्ज रेशो है उसकी बेस पे हम मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट डिटरमिन करते हैं। ठीक हो गया। इसकी हाईएस्ट मैस टू चार्ज रेशो होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मॉलिकुलर आयन पीक की? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं कंपाउंड के मॉलिकुलर मैस को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है मीथेन का, जिसका मॉलिकुलर वेट होता है 16 यूनिट्स। तो मॉलिकुलर आयन पीक की मैस टू चार्ज रेशो क्या होगी? वो होगी 16। ठीक हो गया। तो इस तरह मॉलिक्यूलर आयन की मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करते हैं। अब इसकी मैस टू चार्ज रेशो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल कैसे है? क्योंकि इस पे जस्ट यूनी पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे चार्ज 1 है तो मैस टू चार्ज रेशो किसके इक्वल होगी? वो मैस के इक्वल ही होगी। नेक्स्ट है हमारी, दैट इज़ अ बेस पीक। ठीक है, बेस पीक। अब बेस पीक ज़रा देखिएगा, द टॉलेस्ट पीक इन द स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट अबंडेंट फ्रेगमेंट आइन। बेस पीक क्या है? बेस पीक मैस स्पेक्ट्रम में सबसे टॉलेस्ट पीक होती है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये मोस्ट अबंडेंट फ्रेगमेंट आइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है, ठीक है, आयोनाइजेशन के नतीजे में फिर डिफरेंट आइंस प्रोड्यूस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होती है। तो मैस स्पेक्ट्रम में जो सबसे टॉलेस्ट पीक होगी उसे हम बेस पीक कहेंगे, और वो किसकी होगी? वो सबसे मोस्ट अबंडेंट जो आइन है उसकी पीक होगी। ठीक हो गया। अब इसकी पोजीशन जो है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आइन। हो सकता है कि वो जो मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आयन है उसका मैस जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। तो इस लिहाज से जो बेस पीक है उसकी पोजीशन जो है वो वेरी करती रहती है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर आयन ही जो है मोस्ट अबंडेंट हो, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो उसकी पीक फिर सबसे टॉलेस्ट भी होगी। ठीक हो गया।
तो ज़रूरी नहीं है कि बेस पीक जो है वो मॉलिक्यूलर आयन की पीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ज़रा देखिएगा। इंडिकेट्स द मोस्ट स्टेबल एंड अबंडेंट आयन। बेस पीक से हमें जो है सबसे मोस्ट स्टेबल आयन और अबंडेंट आयन का पता चलता है, ठीक है। और आम तौर पर इसी बेस पीक को हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड की जब फ्रेगमेंटेशन होगी तो सबसे स्टेबल आयन कौन सा प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल की बात करें, जैसे कि बेंजीन है, तो बेंजीन के जो है इसका वेट क्या होता है 78 यूनिट्स। तो इसकी बेस पीक जो है, बेस पीक की जो मास टू चार्ज रेशो है वो है 77, ठीक है। अब इसका मतलब है ये जो बेस पीक है ये इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक होती तो उसका मास टू चार्ज रेशो एग्जैक्ट 78 होना था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये किसकी पीक है, ये फिनाइल कीटाइन की पीक है जो कि मोस्ट अबंडेंट है, ठीक हो गया। तो बेस पीक कौन सी होगी, टॉलेस्ट पीक इन द स्पेक्ट्रम। और मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी होगी कि जिसकी हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशो हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी फ्रेगमेंटेशन पीक्स। फ्रेगमेंटेशन पीक्स को डॉटर पीक्स भी, डॉटर आयंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, ये जो फ्रेगमेंटेशन पीक्स हैं, दीज पीक्स फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। जो मॉलिक्यूलर आयन बनता है उसकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में हमारे पास फ्रेगमेंट आयंस बनते हैं। और फ्रेगमेंट आयंस फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये डिफरेंट पीक्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम फ्रेगमेंटेशन पीक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन पीक्स की जो पोजीशन है वो हमेशा मॉलिक्यूलर आयन से लोअर होती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन से इनकी पोजीशन क्या होगी, लोअर होगी, क्योंकि इनकी मास टू चार्ज रेशियो हमेशा मॉलिक्यूलर आयन से लोअर ही होती है। क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन ने ब्रेक होना है, 2 फ्रेगमेंट में या 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक होगा, तो जाहिर बात है उसका मास जो है, जब फ्रेगमेंटेशन होगी तो फ्रेगमेंट्स का मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत कम होगा। तो उसकी मास टू चार्ज रेशियो भी फिर क्या होगी, मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत कम होगी। अभी फ्रेगमेंटेशन पीक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। फ्रेगमेंटेशन पीक से हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का पता चलता है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल कॉमन फ्रेगमेंटेशंस कौन कौन सी हैं, अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज कब होती है, ब्रेक्स नियर हेट्रो एटम, ठीक है। हेट्रो एटम के साथ जो है बॉन्ड वो ब्रेक होगा। बीटा क्लीवेज क्या होगी, बीटा क्लीवेज में आम तौर पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल लॉस होते हैं, मिथाइल मीथेन या वाटर, ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। इस तरह मैक्लाफर्टे रीअरेंजमेंट, ये स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होती है, ठीक है। इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल में। अब एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे कि प्रोपेन है तो इसका मास क्या होता है 44 AMU, 44 यूनिट्स। तो इसके जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्रेगमेंट एक है जी, उसका मास कितना होगा, उसकी मास टू चार्ज रेशियो होगी 29 और दूसरे की होगी 15। तो इस तरह क्या होता है, मास स्पेक्ट्रम में हमारे पास अलग से पीक्स आती हैं। प्रोपेन है तो इसके लिए एक 29 वाली पीक आएगी और एक 15 वाली पीक आएगी, यानी कि मास टू चार्ज रेशियो एक का क्या होगा 15 और दूसरे का क्या होगा 29। अब ये जो हैं ये वाली पीक्स, ये किन वजह से, ये इन फ्रेगमेंट्स की वजह से हैं। और ये फ्रेगमेंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि जब मॉलिक्यूलर आयन की फ्रेगमेंटेशन होती है, वो डिफरेंट जो वीक बॉन्ड हैं ब्रेक होते हैं, तो एक आयन जो है वो एक से ज़्यादा आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और पीक है जिसे हम कहते हैं M+1 पीक, M+1 पीक। अब N+1 पीक देखिएगा क्या है, पीक काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन 13 आइसोटॉप इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बन जो है नेचुरली, ठीक है, इसके जो आइसोटॉप्स हैं कार्बन 12 है, कार्बन 13 है। चूँकि कार्बन 13 जो है इसकी अबंडेंस बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन कार्बन 13 भी मौजूद होता है, सही हो गया। तो इसका मतलब है M+1 पीक जो आएगी वो किस वजह से होगी, वो कार्बन 13 आइसोटॉप की वजह से होगी, ठीक हो गया। अब इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन इसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलर आयन से 1 यूनिट हायर होती है। क्योंकि कार्बन 13 है तो जाहिर बात है इसका मास जो है 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत M+1 पीक जो है वो 1 यूनिट हायर होती है, ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो
हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, M+1 पीक जो है इसका फ़ायदा क्या है कि ये हमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है बेंजीन है, तो बेंजीन जो है इसका 78 होता है मॉलिक्यूलर मास। M+1 पीक कहाँ पे अपेयर होगी? वो होगी 79 पे। किस वजह से? ड्यू टू कार्बन 13 कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और पीक है, दैट इज़ अ M+2 पीक। अब M+2 पीक किस वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवियर आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल कंपाउंड में क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन का 35 होता है, एक इसका आइसोटॉप 35 है, दूसरा इसका 37 है। इसी तरह हमारे पास अगर कंपाउंड में ब्रोमीन है तो ब्रोमीन 79 और 81। ठीक है, तो हैवियर आइसोटॉप्स जो हैं बाज़ वक़्त क्लोरीन की वजह से, इसी तरह सल्फ़र के भी हो सकते हैं आइसोटॉप्स, ब्रोमीन के आइसोटॉप्स। तो अगर सैंपल में हैवियर आइसोटॉप मौजूद है, यानी क्लोरीन का 35 की बजाय 37 भी मौजूद है, इसी तरह ब्रोमीन 79 की बजाय 81 मौजूद है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास M+2 पीक आएगी। तो M+2 पीक आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवियर आइसोटॉप्स लाइक क्लोरीन 37 एंड ब्रोमीन 81। ठीक हो गया। अब यहाँ ज़रा देखिएगा तो पोजीशन क्या होगी? मॉलिक्यूलर आयन पीक की निस्बत इनकी पोजीशन M+2 की क्या होगी? 2 यूनिट्स हायर होगी। ठीक है, और M+2 पीक का क्या फ़ायदा है? इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसकी बेस पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फ़र जो है, ठीक है, इन एलिमेंट की आइसोटॉपिक वेरिएशन को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ज़रा देखिएगा, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन की जो इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ 1 क्लोरीन, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है उसमें एक ही क्लोरीन है, तो M प्लस मॉलिक्यूलर आयन जो पीक होगी, हम सपोज करते हैं कि उसकी मास टू चार्ज रेशियो x है। ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो उसकी क्या है? x है। तो उसकी M+2 की जो मास टू चार्ज रेशियो होगी वो क्या होगी? वो x+2 होगी, और इनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी? 3:1। 3:1। अब ये ज़रा देखिएगा, क्लोरीन जो है, क्लोरीन 35, उसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 75%। क्लोरीन 37 की जो है उसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 25%। तो इन दोनों की जो रिलेटिव पीक्स होंगी उनकी रेशो क्या होगी? 3:1। ठीक हो गया, 3:1। अब ये जो 1 है ये M+2 वाली की हाइट होगी, और 3% जो है ये किसकी होगी? ये मॉलिक्यूलर आयन की हाइट होगी। ठीक हो गया। मैं इसको दोबारा रिकॉल कर दूं, M+2 पीक ये आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवियर आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सल्फर। ठीक हो गया। पोजीशन क्या होगी? मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत 2 यूनिट्स हायर होगी, क्योंकि इनके मास में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। 35 और 37 में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। इसी तरह ब्रोमीन है तो 79 और 81 में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि इनकी जो पीक है वो कितनी, उनकी हाइट, उस पीक की हाइट कितनी होगी? ठीक है, उस पीक की हाइट डिपेंड करती है इन आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस पे। ठीक है, क्लोरीन 35 जो है वो 75% पाया जाता है। क्लोरीन 37 जो है वो कितनी होती है? इसकी नेचुरल अबंडेंस 25%। तो इस तरह फिर इनकी जो पीक्स है उसकी रिलेटिव हाइट क्या होगी? रेशो जो है वो होगी 1:3। ठीक हो गया, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ 1। अब इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है वो है ब्रोमीन की। ठीक है, अब ब्रोमीन के जो दो आइसोटॉप्स हैं 79 एंड 81, इन दोनों की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो होती है 50%। 50% ही 79 वाला होता है, 50% ही ब्रोमीन 81 वाला होता है। तो फिर क्या होगा कि इन दोनों की जो पीक्स आएंगी उनकी हाइट क्या होगी? उनकी हाइट इक्वल होगी, उसकी रेशो क्या होगी? 1:1। ठीक हो गया। तो M+2 पीक्स, ठीक है, दीज बिग पीक्स कास्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हैवियर आइसोटॉप्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सल्फर। अच्छा, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट कुछ और पीक्स भी होती हैं, जैसा कि M-1 पीक है, M-15 पीक है, M-18 पीक है। ठीक है, तो ये कॉमन न्यूट्रल लॉसेस की वजह से होती हैं। ठीक है, पीक्स ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉमन न्यूट्रल फ्रेगमेंट्स। अब M-1 पीक होगी ड्यू टू द लॉस ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल, यानी मॉलिक्यूलर आयन में से हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव हो गया, निकल गया, तो उसका मास जो है वो अब 1 यूनिट क्या हो जाएगा? कम होगा।
इसी तरह लॉस ऑफ मिथाइल ग्रुप की वजह से जो पीक आएगी वो M-15 होगी। -15 क्यों होगी? क्योंकि मिथाइल ग्रुप का मैथ जो है वो 15 यूनिट होता है। तो फिर क्या होगा, वो जो पीक आएगी उसका मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत कितना डिफरेंस होगा? 15 यूनिट्स का होगा, इसलिए उसे M-15 कहते हैं। इसी तरह लॉस ऑफ वाटर जो कि अल्कोहल्स में कॉमन है, तो इसमें जो पीक आएगी वो M-18 पीक आएगी, यानी मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक है उससे 18 यूनिट्स कम जो पीक आएगी वो किस वजह से होगी? ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। उसके बाद M-44 पीक है जो कि लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। कॉमन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, तो इसमें जो पीक आएगी वो M-44 होगी। तो ये जो पीक्स आती हैं M-1, M-15, M-8 जो कि ड्यू टू लॉस ऑफ कॉमन न्यूट्रल लॉसेस की वजह से है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये पीक्स जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में मदद देती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और पीक है दैट इज़ अ मेटास्टेबल आयन पीक। मेटास्टेबल आयन पीक कौन सी होती है? ये ब्रॉड पीक होती है, वीक होगी, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन अकरिंग बिफोर आयंस रीच द डिटेक्टर। ठीक है, यानी आयंस जो हैं वो डिटेक्टर तक अभी नहीं पहुंचे, डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले उन आयंस की क्या हुई? फ्रेगमेंटेशन हो गई। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन अकरिंग बिफोर आयंस रीच द डिटेक्टर। तो ये जो वीक पीक्स होंगी ये क्या होंगी? ये मेटास्टेबल आयन पीक्स कहलाएंगी। ठीक है, और इनकी पोजीशन जो है आमतौर पे इंटीजर नॉन इंटीजर में होती है, यानी इंटीजर में नहीं होती। इंटीजर यानी कि 1 2 3 यहाँ पे पीक नहीं होगी, बल्कि नॉन इंटीजर M मैस टू चार्ज रेशो पीक होगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमें एडिशनल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, मेटास्टेबल आयन पीक्स। ठीक हो गया। तो हम इन सभी पीक्स को समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी पीक्स थी। मॉलिक्यूलर आयन पीक जो कि मोस्ट इंटैक्ट पीक होती है, पीक फ्रॉम इंटैक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद बेस पीक जो कि मोस्ट अबंडेंट फ्रैगमेंट आयन की पीक है। उसके बाद फ्रैगमेंट आयन है। ठीक है, ये पीक्स होती हैं जब मॉलिक्यूलर आयन ब्रेक होता है। उसके बाद M+1 पीक है जो कि कार्बन 13 आइसोटॉप की वजह से होती है। M+2 पीक किसकी वजह से होती है? क्लोरीन और ब्रोमीन के आइसोटॉप्स की वजह से। M-1 पीक जो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। M-15 पीक लॉस ऑफ मिथाइल ग्रुप की वजह से। M-18 पीक जो है लॉस ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, तो ये सारी पीक्स जो हैं मैस स्पेक्ट्रम में ये हेल्प करती हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को और मॉलिक्यूलर मैस को डिटरमिन करने में। ठीक है, अगर इन पीक्स को आप अंडरस्टैंड कर लें तो अननाउन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी डिटरमिन किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि पीक्स, डिफरेंट पीक्स इन मैस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड था। उम्मीद है कि तमाम पीक्स से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अपना